जो भी अगर आप सफल हो पाते हैं तो आपको इस डिपार्टमेंट में जाना होगा, और इस डिपार्टमेंट में आप लोगों को पंचायत सचिव, जनपद और जिला पंचायत सीईओ के साथ आपको काम करना पड़ेगा। समन्वय तरीके से पंचायतों को भी साथ लेना पड़ेगा और उसके साथ में जनपद पंचायत और जिला पंचायत। और जिस पद का नाम है वह क्या है, तो एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी है। कुल कितने प्रश्न रहेंगे, तो 150 प्रश्न रहेंगे कुल। और एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, चलो गणित तो ठीक है। और तो पाठ्यक्रम है, इसमें क्या है, तो सामान्य ज्ञान है, लेकिन यहाँ स्पेशल फोकस किस पर देना है, तो छत्तीसगढ़ पर, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सिलेबस में आपके। दूसरा भाग क्या है, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। इसमें हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक, राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन के बारे में जानेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, तो पंचायती राज की जानकारी। चौथा क्या है, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। और पांचवा क्या है, सामान्य हिंदी। ये जो 2 पार्ट है, ए वाला, सेकेंड वाला और 4th वाला, इसको मैं डील करूंगा। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, तो ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। अब थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या क्या है हमारे पास। तो इसमें टोटल कितने यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको क्या लेना है, योजनाओं की जानकारी लेना है। योजनाओं में भी क्या ऑब्जेक्टिव देखना है, एलिजिबिलिटी देखनी है, पात्रता देखना है, और कौन से वहाँ महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक, तीसरा पार्ट में क्या होगा, सामाजिक आकांक्षण। सामाजिक आकांक्षण का मतलब क्या है, सोशल ऑडिट। ठीक, आगे क्या है, तो पार्ट 4 है, इसमें हम लोग को किसको जानना पड़ेगा, बैंकों को। बैंकों पे फोकस रहेगा कि बैंकों की भूमिका क्या है ग्रामीण विकास में, किस प्रकार वो ग्रामीण विकास की भूमिका में अपना रोल निभाते हैं। वित्तीय समावेशन क्या है, मुद्रा योजना क्या है, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई एवं डिमांड होती है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो बैंक। आगे 5वां पार्ट क्या होगा, वाटरशेड मैनेजमेंट, जल ग्रहण प्रबंधन। इसका ऑब्जेक्टिव और इसके स्कीम्स को देखना होगा, उद्देश्य एवं योजनाओं को देखना होगा। तो सबसे अभी जो अगर कठिन होगा, जो थोड़ा सा वैज्ञानिक है, जो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो कौन सा पार्ट है, तो लास्ट वाला पार्ट है। वो क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट है। हालांकि ये सब इजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, तो ग्रामीण विकास की योजनाओं से। यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम लोग पहले देखेंगे। इसमें हम लोग बड़ी बड़ी योजनाओं को पहले लेंगे, क्योंकि बड़ी योजनाओं से क्या होगा, हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी, एक बैकग्राउंड निर्मित हो जाएगा। फिर उसी बैकग्राउंड में हम लोग आगे इमारत खड़ा करते जाएंगे। ठीक, तो आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही मौलिक है, और आज के क्लास का नाम है ग्रामीण विकास परिभाषा एवं अवधारणा, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। तो आज किसके बारे में सीखेंगे, आज हम लोग कोई योजनाओं का जिक्र नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ग्रामीण विकास है क्या, तभी तो भाई अभी जितनी भी गतिविधियां होंगी वो किसको रिलेटेड है, तो ग्रामीण विकास को। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो अभी इसको थोड़ा समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए थोड़ा हम लोग कुछ आंकड़ों का सहारा लेते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग के पास जो सबसे प्रमाणित आंकड़े हैं वो लगभग 10-11 साल पुराने हैं। 2011 की जनगणना है, अभी कोई जनगणना आई नहीं है, प्रोसेस पर है, और प्रोसेस भी अभी अपने इनिशियल स्टेज पर है, तो हमारे पास डेटा है नहीं। जो डेटा कब का है, तो 2011 का। तो 2011 के आंकड़ों का सहायता लेते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो 2011 की जनगणना समझ गए ना, सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत की कुल जनसंख्या कितनी है बताइए? 2 करोड़ 121.01 करोड़ यह भारत की कुल जनसंख्या है। हमें कौन बताता है? तो भारत की जनगणना बताती है, और ये जनगणना 10 साल पुरानी है। अभी जनसंख्या बढ़ गई होगी, लेकिन कोई नए आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े नहीं है हमारे पास, तो हम लोग को इसी को लेके चलना पड़ेगा। ठीक, अभी इस कुल जनसंख्या में से अगर देखें तो ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या इस कुल जनसंख्या का 68.8% जनसंख्या क्या है? तो ग्रामीण है। अगर 68.8% ग्रामीण जनसंख्या हो गई तो शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जोड़ घटाव है भला, बताओ। 31.2%। 68.8%, लगभग 3/4 भाग। 3/4 का मतलब क्या है? 75%। तो अभी भी 21वीं सदी में इंडस्ट्रियल 4.0 रिवॉल्यूशन चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की, ब्लॉकचेन तकनीक की बात हो रही है, डीप लर्निंग की बात हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुल आबादी का 68.8% हिस्सा कहाँ निवास करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं कहाँ, ये संपूर्ण आंकड़ा किसका है? तो भारत का। अभी अब हम लोग को कहाँ नज़र डालते हैं? तो छत्तीसगढ़ पे नज़र डालते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198 ये छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है। अभी इसका देखें तो ग्रामीण जनसंख्या, ये याद करना बहुत ईजी है। 76 पॉइंट मतलब भारत से ज़्यादा है। यहाँ तो लगभग पूरा 3/4 से ज़्यादा है। देख रहे हैं? तो शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 23.24% हो जाएगी। देख रहे हैं? तो यहाँ तो एक बात आप ये समझ रहे होंगे, अगर प्रधानमंत्री जी 5 प्रण की बात करते हैं, पिछले वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस गया है, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने 5 प्रण लेने की बात कही थी। आपको भी 121 करोड़ को लोगों को 5 प्रण लेना था। उस 5 प्रण में से एक था कि वर्ष 2047 तक भारत का जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष होगा, तब भारत को क्या बनाया जाएगा? विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री। अभी हम लोग किस में हैं? तो डेवलपिंग स्टेज में है, विकास हम लोग कर रहे हैं। तो ये बात आप इन आंकड़ों से बता सकते हैं कि जब तक भारत के गांव का विकास नहीं होगा, तब तक भारत कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी विशाल आबादी कहाँ निवास करती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांव में। ये आंकड़े भी आपको बताते हैं कि भारत की आत्मा कहाँ है? तो गांव में है। अभी ये स्थिति तो बहुत ठीक हो गई है। थोड़ा सा इसको और अगर विश्लेषण करें तो अगर 1951 का जनगणना के अनुसार जो छत्तीसगढ़, पूरे भारत भर में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 82.2% थी। कब? तो 2011 में घटकर कितनी आ गई? छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब छत्तीसगढ़ था तो लगभग 95% आबादी 1951 में क्या थी? तो ग्रामीण आबादी थी, जब अंग्रेज छोड़कर गए थे भारत को। तो 95% से कहाँ आ गए? और 82% से कहाँ आ गए? यानी कि ग्रामीण क्षेत्र कम हो रहा है और शहरी क्षेत्र, मतलब भारत अभी अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में है, शहरीकरण के प्रोसेस में है, क्योंकि रूरल सेक्टर क्या बनता जा रहा है? आंकड़े बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं भाई? अगर ये 82 था, 82 से 68 में आ गया, तो बाकी क्षेत्र क्या बन गया होगा?
शहरी क्षेत्र बन गया होगा, जब ये 95% 1991 में था और अभी घटकर 76.76% में आ गया, तो बाकी क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो गया होगा? शहरी क्षेत्र में हो गया। तो अभी हमारा देश शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अत्यंत ही कम है, जैसे कि गोवा, मिजोरम, मेघालय। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जो है कम है। अगर वैश्विक तौर पे बात करें, अगर ग्लोबल स्केल पर देखें तो सिंगापुर जैसे देशों में तो 0% ग्रामीण जनसंख्या है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं आज भारत की, ये स्थिति लगभग औद्योगिक क्रांति जब चल रहा था ब्रिटेन में तब था। आज वहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो डेवलप्ड नेशन है, वहाँ की अधिकांश जनसंख्या कैसी हो चली है? तो शहर बन चुकी। लेकिन अभी भी हमारे देश में एक विशाल आबादी कहाँ निवास कर रही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये आंकड़े मैं इसीलिए यहाँ पर लिखा हूँ ताकि थोड़ा एहसास हो कि क्या मूल्य है ग्रामीण विकास का भारत के लिए। कोई आसान काम नहीं है। पंडित नेहरू से प्रयास शुरू हुआ था, आज तक कितने ठोस कदम उठाए और कदम इतने ठोस थे कि उठ ही नहीं पाए। आज भी अगर आप भारत के ग्रामीण क्षेत्र का अगर तस्वीर अपने मस्तिष्क में लाएं तो 10 साल 20 साल पुरानी सिनेमा में देखे गए तस्वीर के बराबर ही नजर आती है। लगता है कुछ बदला ही नहीं है, सब वैसे का वैसा ही है। देखे होंगे गांव में जाकर, हाईवे से अगर आप 10 किलोमीटर अंदर चले जाएं तब आपको असली भारत नजर आएगा कि स्थिति क्या है ग्रामीणों की। समझ रहे हैं? तो अभी हम लोग ग्रामीण विकास की परिभाषा भी नहीं देखे हैं, केवल हम लोग थोड़ा सा महत्व क्या है भारत के लिए ग्रामीण विकास का, आपके लिए चुनौती क्या होगी, इस 68.8% को संभालना होगा, इस 76.76% को आपको संभालना होगा। समझ रहे हैं? तो इसको नोट करेंगे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा चीज़ों को। इतनी यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? और भाई पूछोगे तभी बता पाऊंगा, और नहीं पूछोगे तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? जान पाड़े तो हूं नहीं। ऑनलाइन वाले आवाज तो आ रही है ना? ऑनलाइन वाले गाइस आवाज मेरी आ रही है? अभी मुख्यमंत्री जी गए थे छत्तीसगढ़ के दिल्ली, बोल के आए हैं प्रधानमंत्री जी को जनगणना कराइए, हमारे पास डेटा नहीं है, पॉलिसी नहीं बन पा रही हमारी। समझ रहे हैं? जनगणना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज के ज़माने में तो कहते हैं कि डेटा ही सबसे बड़ा रिसोर्सेस होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं आप लोग? हाँ, वो अभी किस पे काम करता है? तो डेटा पर ही। वो डेटा का ही एल्गोरिदम करता है और चीज़ें आपके सामने लाएगा। वो अभी आप गूगल में बोलते हैं ना कि ये बताइए बोलकर या फिर सर्च करके, तो किसका प्रयोग करता है? एल्गोरिदम का प्रयोग करेगा और सबसे बेहतर रिजल्ट आपके सामने रखेगा। तो वो कैसे करेगा? डेटा के बल पर ही करेक्ट किया जाएगा। तो डेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और भारत जैसे देशों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के डेटा जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होते हैं, विश्वसनीय नहीं होते हैं। अभी लोग डर से नहीं बताते, जनगणना जाएंगे बोलेंगे आपके घर टीवी है, तो लोगों को लगता है सरकार छीन के ले जाएगी, कह देते नहीं है। तो थोड़ी सी यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहता है। चले आगे, लिख लिया आप लोगों ने? तो देखिए अभी ग्रामीण विकास की बात आ रही है, मतलब विकास वहाँ है नहीं, बहुत सरल सी बात है। और अगर विकास वहाँ नहीं है तो कुछ न कुछ वहाँ समस्या व्याप्त होगी, कुछ न कुछ वहाँ पर चैलेंजेस होंगे। तो आप लोग कुछ मुझे चुनौतियाँ बता सकते हैं क्या? या फिर जब भी आप अपने मस्तिष्क में ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं तो कौन कौन से बात आपके दिमाग में आती है? तो मुझे जरा आप लोग वो बताएंगे क्या?
एक मिनट रुक जाइए, मेरे को बताना है, आपस में नहीं। हाँ बोलिए। एजुकेशन शिक्षा और तकनीक, तकनीक का निम्न स्तर और स्वास्थ्य हेल्थ और क्या देखते हो जब भी ग्रामीण क्षेत्र के अवसर की कमी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और व्यवसाय का भी निम्न स्तर और आवागमन और कुछ परिवहन आवागमन हो गया, ट्रांसपोर्ट, बिजली बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, बिजली के बिना कोई चीज़ रन नहीं हो सकता। आखिरी चीज़ जो आप देखकर सोते हैं और उठने के पहले जो पहली चीज़ देखते हैं बिजली से ही चलेगी, यानी कि मोबाइल। समझ रहे हैं, बिजली के बिना जीवन संभव नहीं है। मोबाइल सबके पास रहता है 24 घंटे, गतिशील में हो चाहे विरामावस्था में हो। और कुछ हाँ, पेज, पानी, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, पानी में भी समस्या है ना। अभी मैं लोगों को कहता हूँ पानी खत्म हो रहा है तो कहते हैं समुद्र में तो इतना पानी है, तो पानी में बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, तो ड्रिंकिंग वाटर। हाँ चलिए ठीक है, बहुत सारे जवाब आ गए। कुछ चीजें और मैं जोड़ता हूं इसमें, जैसे कि जातिगत भेदभाव अभी भी बहुत ही कठोर तरीके से प्रचलित है ग्रामीण क्षेत्रों में। छुआछूत है या नहीं? बिल्कुल है। गांव में जाएंगे अभी भी आप क्या देखेंगे तो छुआछूत, कुछ समुदाय से लोग टच होना भी पसंद नहीं करते हैं। 21वीं सदी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं अभी भी। और भाषा, बोलिए, भाषा से ज्यादा बोली कह सकते हैं। वो ग्रामीण क्षेत्र में किसका ज्यादा प्रयोग होता है? बोली। एक मेरा फेवरेट, लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी, बोलो। और तो ये जितनी भी अब समस्या आप लोगों ने बताई हैं ग्रामीण क्षेत्र में, एक बहुत बड़ी समस्या क्या तो गरीबी। आमतौर पे गरीब सोचते हैं तो गांव में ही जाता है, गमछा वाला व्यक्ति आता है ध्यान में, खुला होगा पगड़ी वाला, ऐसा आता है। और ऐसे लोग कहाँ रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। ठीक, तो इतनी सारी समस्या आपने बताई है। अभी इसको हम लोग क्लब करेंगे। क्लब कैसे करेंगे कि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो डेवलपमेंट में दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और दूसरा क्या होता है? सामाजिक विकास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। तो इन्हीं सब में छुपा हुआ है क्या? आर्थिक विकास के कारक, फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फैक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड द फैक्टर ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग जरा क्लब करने को कोशिश करते हैं कि कौन सा वाला किस में आएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि अभी आपको ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो एक उसका आप क्या करोगे? आर्थिक विकास करोगे। तो अभी जब आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थिक विकास के कारक कौन से हैं, तभी तो उनको जाकर विकास करोगे ना। चले, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, तो आर्थिक विकास को। आर्थिक विकास से ही ज्यादा आजकल मारामारी है। आप लोग भी यहाँ इसीलिए आए हैं कि दबाकर पैसा आएगा, बन जाऊंगा तो सबसे पहले देख लेते हैं किसको, तो आर्थिक विकास को। तो आर्थिक विकास में सबसे पहला है ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। भारत के अर्थव्यवस्था की प्रगति कैसे निर्धारित करते हैं हम लोग? जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का जो कुल मूल्य होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाना है तो भारत की जीडीपी को देखेंगे, और अगर छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाना है तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी को देखेंगे, कनाडा का अंदाजा लगाना है तो कनाडा के जीडीपी को देखेंगे। तो उसी तरीके से अभी हम लोगों को ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए वस्तुओं के उत्पादन में क्या हो गया, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गए। कमार जनजाति बांस के कुछ शिल्प तैयार करती है, जगह जगह पर सरकारी मेले होते हैं, आप वहां जाकर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से बने हुए लकड़ी के बर्तन भी बने आते हैं, लकड़ियों के, मिट्टी के बर्तन लाते हैं, सजावटी वस्तुएं लाते हैं जनजातीय लोग। और जनजातीय लोग रहते कहाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वस्तुएं कहाँ से आई होंगी। और आगे क्या है, सेवाओं का उत्पादन। सेवाओं का उत्पादन में क्या है, सेवा तो जानते हो ना, सेवा यानी कि जहां अभी मैं काम कर रहा हूं, मैं किस सेक्टर में हूं, तो सर्विस सेक्टर में, यहां मैं कोई वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा हूं। तो गांव का एक बहुत अच्छा सेवा क्या है, झाड़ फूंक। वहां लोग जाते हैं और झाड़ फूंक की सेवाएं लेते हैं, समझ रहे हो। लेकिन और भी सेवाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे वहां का जो है, वहां का जो ट्रांसपोर्ट देगा। अभी आपने कोई चीज उत्पादन किया कृषि में, मान लीजिए चावल, उसको बेचने के लिए आप कहाँ ले जाएंगे, शहर तक, बाजार तक ले जाएंगे, मार्केट तक ले जाएंगे। तो उसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट सर्विस देगा, हर किसान के पास ट्रैक्टर या ट्रक होता है क्या, या फिर छोटा हाथी होता है क्या, सामान लाद ले वहां चला जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए वहां पर एक व्यक्ति होता है जो ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है। इसीलिए बसों में क्या लिखा रहता है, ट्रकों में पढ़े होगे तो ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो सर्विस वही ये सेवा का मतलब है वहां, समझ रहे हैं। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अभी अगर ग्रामीण आर्थिक विकास की बात करना है, अगर मापना है, तो वहां ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय को आपको देखना पड़ेगा। ठीक, चले आगे आओ। बैंक ही क्या प्रोवाइड कराएंगे, निवेश के लिए पूंजी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट के लिए, बोलिए। और क्या आर्थिक में होगी, और क्या आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश दो तरीके से। अभी एक ग्रामीण का ही एक व्यक्ति निवेश कर देगा, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र का एक निवासी हूँ और हूँ भी, मेरा मतदाता ग्रामीण क्षेत्र का ही है, मैं ग्राम सभा का सदस्य हूँ, समझ रहे हो। तो अभी मैं मान लीजिए मैं अपनी अम्मा को कहता हूँ, अम्मा आप अचार बनाना शुरू कर दो। तो मैं कुछ बैंक से पैसे लाऊंगा, वहाँ मैं निवेश करूंगा, अम्मा मेरी अचार बनाने लगी। अचार अकेले तो नहीं बनाएंगी, कुछ औरतों को और साथ में रखेंगी, तो वहाँ अचार वस्तु का उत्पादन हुआ। फिर उस अचार को वो पास के मार्केट में बेचेंगी, समझ रहे हो। तो जो निवेश हुआ तो उससे क्रिएट हुआ कि नहीं एम्प्लॉयमेंट। और एक शहर का व्यक्ति कहाँ निवेश कर सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में कर सकता है, और शहर का व्यक्ति भी कहाँ कर सकता है, ग्रामीण क्षेत्र। ज्यादा फायदा कब है, जब शहर का व्यक्ति कहाँ करे, ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे भारत विदेशों से निवेश लाने की कोशिश करता है, ताकि देश में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन तेज गति से हो सके, या इन शॉर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे की तरफ बढ़ सके, समझ रहे हैं। और एक क्या आ जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, रोजगार। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक कारक। अगर आप इनमें बेहतर करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ग्रामीणों का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। यहाँ तक की बात स्पष्ट है। अब चले हम लोग कहाँ, तो सामाजिक विकास पर। सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में देखो ऊपर से ही आएगा, ऊपर से आएगा तो क्या, सबसे पहला तो शिक्षा। अभी निर्णय कैसे लें, कौन सा आर्थिक कौन सा सामाजिक, ये भी तो बड़ा समस्या का है। तो सामाजिक, ऐसे कारक जिनका संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं है, पूरे
समाज से है, और शिक्षा का संबंध किससे होता है? समाज से होता है। समझ रहे हैं? तो क्या आ जाएगा? शिक्षा आ जाएगा। अभी जिस सोसाइटी में अगर एजुकेशन लेवल अच्छा होता है तो सोसाइटी अपने आप ही डेवलप होने लगती है। तो कोई भी विकास करने से पहले हमको कहाँ जोर देना होता है? शिक्षा पर होता है। एक उदाहरण देते हैं, बिना शिक्षा आप कोई भी चीज़, अगर कोई आपराधिक गतिविधि हो रही है, नकारात्मक गतिविधि हो रही है, आप कानून बनाकर उसको सिर्फ रोक नहीं सकते हैं, आपको कई पक्षों पर कार्य करना होता है। उदाहरण के लिए बलात्कार के लिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा कठोर दंड है, लेकिन रुका है क्या? नहीं रुका है। तो यार सिर्फ कानून बनाकर ही रोक सकते हैं क्या? रुकना होता तो रुक जाता। समझ रहे हैं? तो अभी आपको ग्रामीण क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट करना है, सबसे पहले वहां को क्या करना पड़ेगा? आपको शिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षा पर निवेश करना पड़ेगा। और हमारे देश में समस्या क्या है? जो पढ़ता है वो खेती नहीं करता, और जो खेती करता है वो पढ़ता नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है हमारे देश में। और हमारे किसान क्या है? शिक्षित नहीं है। तो खादों का गलत प्रयोग कर लेते हैं, सही समय में बुआई नहीं होती, सही समय में कटाई नहीं होती, कीटनाशकों का प्रयोग अच्छी तरीके से नहीं होता है, करते करते तो कभी अपनी ही जान ले लेते हैं। कई कीटनाशक ऐसे बहुत खतरनाक होते हैं, विदर्भ इलाका जो नागपुर का इलाका है, वहां पर कई किसानों की मृत्यु कीटनाशकों का छिड़काव करते वक्त हो जाता है। तो सामाजिक विकास में पहला हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। ये बहुत जरूरी है, ये तो आप सुनते रहते हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं पहले अपना ध्यान रखो भाई, फिर काम धंधा करो। सबसे पहले क्या है? अपना स्वास्थ्य। ठीक, अभी छत्तीसगढ़ में माल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट, कुपोषण बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश में। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चे क्या हो चले हैं? कुपोषित। कुपोषित का मतलब क्या होता है? कुपोषण का मतलब होता है हमारे शरीर में पोषण का असंतुलित अवस्था। कुपोषण, सुपोषण, सुपोषण है यानी कि पोषण क्या है? बैलेंस्ड है, और कुपोषण हो गया तो कमी हो जाती है। और जब ये कमी होती है, जब ये बैलेंस बिगड़ता है शरीर में जैविक रूप से, तो या तो हमारी हाइट कम हो जाती, हमारे एज के अनुसार हमारी हाइट नहीं रहती, स्टंटिंग कहते हैं। हाइट के अनुसार वजन नहीं रहती, वास्टिंग कहते हैं। समझ रहे हो? एज के अनुसार वेट नहीं रहती, अंडरवेट कहते हैं। और एक धारणा आज ही तोड़ दो, आमतौर पे पतले लोग को क्या कहते हैं? लोग कुपोषित हो गया है। लेकिन मोटा व्यक्ति भी क्या है? क्योंकि उसके शरीर में भी पोषण का क्या है? असंतुलन हो गया है। समझ रहे हैं? इसीलिए कुपोषण के 4 मानक हैं, स्टंटिंग है, वास्टिंग है, अंडरवेट है, और चौथा ओवरवेट है। ठीक, तो ये धारणा तोड़ देना कि केवल पतला व्यक्ति कुपोषित होता है। तो स्वास्थ्य में जो सरकार का ज्यादा फोकस है वो कहाँ है? कुपोषण को मिटाने में। बस्तर क्षेत्र में मलेरिया है, वहां पर ज्यादा फोकस। लेकिन ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ का देखें, 1,35,191 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, स्क्वायर किलोमीटर का, वहां ज्यादा जोर किस पर है? तो कुपोषण पर। इसीलिए मितानी लोग को देखते हो, गर्भवती महिलाओं का प्रॉपर ध्यान रखती हैं। अगर माता स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा भी कैसा होगा? अस्वस्थ होगा। तो आंगनबाड़ी देख लो, मितानिन देख लो, फ्री डिलीवरी देख लो, जननी सुरक्षा योजना देख लो, और मैटरनिटी लीव देख लो, जो काम करते हैं हर जगह पर आपको हक है, वेतन नहीं काटा जाएगा। अगर आप प्राइवेट में भी हैं, काम करते हैं, अगर 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, अगर आप जहां काम करते हैं तो आपको छुट्टी दिया जाएगा जब आपका क्या रहेगा? समय रहेगा, जब भी आप गर्भवती रहते हैं। समझ रहे हो? तो स्वास्थ्य में ज्यादा जोर कहां पर है? तो कुपोषण पर है। कुपोषण को मिटाना है, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वही तो कल भविष्य होंगे, और अगर वही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भला ग्रामीण विकास संभव है क्या? नहीं है। बोलो। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। देखिए, रोजगार कुछ में डाल सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी को किस में डालेंगे? क्योंकि बेरोजगारी जब आती है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं आता है, पूरे समाज को इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए क्या आ जाएगा इसमें? बेरोजगारी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या इसमें आ जाएगा? जातिगत समानता। अगर समानता लिखते हो तो जातिगत समानता को ऊपर की तरफ ले जाना है, और अगर असमानता लिखते हो तो उसको नीचे की तरफ लाना। दोनों बातें लिख सकते हैं आप। अभी आप पॉजिटिव देख रहे हो कि निगेटिव देख रहे हो?
ऐसे मेरी अम्मा कहता है अम्मा तू क्या जानेगी चौथी फेल है, तो अम्मा कहती चौथी फेल मत बोला कर मैं तीसरी पास हूँ। तो बात वही है, लेकिन बोलने का क्या है तरीका अलग है। तो वैसे ही अगर जातीय समानता लिखते हो तो लिखना उसको क्या करना, हमको बेहतर करना। लिंग समानता की तरफ भी जाना है। बोलिए, आप जान रहे हैं लगातार जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, कम होता जा रहा है। यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। हरियाणा राजस्थान में तो स्थिति अत्यंत ही वहाँ दयनीय हो चली है। और जब भी ऐसा असंतुलन होगा तो ये प्रकृति का नियम है, स्त्री और पुरुष जब भी यह असंतुलन होगा तो फिर वहाँ तो मारकाट या फिर अपराध तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो लिंग समानता भी बड़ा मुद्दा है। क्यों मुद्दा है? क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को समझते कहाँ है, केवल रसोई घर तक सीमित कर सकते हैं। और अगर 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हम लोगों को उस माइंड सेट में चेंज करना होगा। जिस देश की आधी आबादी, लगभग आधी आबादी महिला पुरुष, बोलो, लगभग आधी आबादी होगा ना। अगर हम लोग आधी आबादी को काम करने से मना कर देंगे तो वो देश का भी विकास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कहीं भी जाओ, जब मैं बचपन में था तो अपने क्लास में देखता था तो 40 बच्चे में से 30 बच्चे लड़के, 10 बच्चियां क्या लड़कियां। टीचर में भी देखूं तो 5 टीचर पुरुष हैं, 1 टीचर क्या है महिला है। बाजार भी जाऊं तो ज्यादा कौन दिखे? पुरुष दिखे, महिलाएं कम दिखे। मैं खेलने दूर तक चले जाता था, मेरी दीदी लोगों को घर के आसपास या घर के अंदर ही खेलना होता था, इंडोर गेम खेलना होता था। तो आप अपने सोसाइटी में देखोगे तो हर जगह पर क्या है, ये भरा हुआ है जेंडर इनइक्वलिटी से। इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के प्रयास के लिए क्या है तो सेल्फ महिला स्वयं सहायता समूह एक मजबूत जरिया है जिसमें हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं। चलें आगे। और इसमें क्या क्लब करोगे तो छुआछूत को। एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना है जो मिस कर जाते हैं वरिष्ठ, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनका ख्याल रखना भी जिम्मेदारी किसका होता है? समाज का। इसीलिए पेंशन दिया जाता है। और पेंशन को क्या कहते हैं? सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। क्योंकि ये आना ही है। तो जब भी कोई समस्या पूरे समाज में आती है, जो आना ही है, वरिष्ठ तो कोई तो रोक नहीं सकता है, बोलो, ये तो सबको आना है। तो इसीलिए पूरे समाज के लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर। अभी आपके फादर लोग टैक्स देते हैं, आप भी हर जगह टैक्स देते हो। अगर आप कल को 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। लेकिन अभी आप हर गुड्स में चाहे चिप्स खाएं चाहे चॉकलेट खाएं, वहाँ पर कुछ न कुछ अमाउंट आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। और जो पेंशन मिल रहा है वो कहाँ से है? आपके ही पैसे से है। तो यानी आप उसका वहन कर रहे हैं, उन वरिष्ठों का। समझ रहे हैं? इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सामाजिक सुरक्षा। पूरे समाज को सुरक्षा दे रहे हैं। जिस समाज में वरिष्ठ लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों से हमें सानिध्य हासिल होता है, प्राकृतिक नियमों को जानते हैं हम लोग। और जब भी वो स्वस्थ नहीं होंगे, जब अभी वो सुरक्षित नहीं होंगे तो समाज का सुरक्षित होना और समाज का विकास होना अत्यंत ही क्या है? कठिन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अभी आज भी जो भी सांस्कृतिक जो आप में चीज़ें हैं आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सीखा है। सांस्कृतिक चीज़ें आप पाठशाला में आकर नहीं सीखते हैं। संबंध को निभाना कहाँ से सीखते हैं? अपने बड़ों से ही सीखते हैं। और वो भी समाज के लिए क्या है? जरूरी है। तो वरिष्ठ हो गया, लेकिन इसी टाइम कोई ना कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? अपाहिज हो जाता है। बोलो। तो प्रधानमंत्री जी ने उनको रिस्पेक्टेड नज़र से देखने के लिए, जो भी मैं बात कर रहा था, बात वही होती है, देखने का नज़रिया बदलना होता है। तो उन्होंने नाम बदला, अपाहिज से क्या किया? उसको तो दिव्यांग कहा। और दिव्यांग लोगों का भी सबको भत्ता मिलता है, इसमें भी महीने में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो भी कौन वहन करता है? हम ही करते हैं, क्योंकि इनको हम लोगों को सुरक्षा देनी है। तो ये क्या हो जाएंगे? सामाजिक कारक। अगर आप शिक्षा को बेहतर कर रहे हैं, अगर आप सोसाइटी के हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, अगर आप बेरोजगारी को नीचे लेके जा रहे हैं, अगर आप जातिगत समानता को बरकरार रखने के लिए या उसकी मौजूदा स्थिति से ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, या आप लिंग समानता की ओर समाज को ले जाना चाहते हैं, छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, अंधविश्वास को खत्म करना चाहते हैं, तो ये सभी क्या कहलाएगा? तो सामाजिक विकास कहलाएगा। स्पष्ट है? और तीसरा क्या है? तो सांस्कृतिक विकास है। तो जो समाज
आप देखेंगे कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ में डांडिया खेला जाता है। क्या गुजरात में कर्मा खेलते हैं? क्या नहीं खेलते? वहाँ की चीज़ें यहाँ आई हैं, यानी उन्होंने बेटर प्रोटेक्शन किया होगा अपने कल्चर का। जाहिर सी बात है, समझ रहे हैं? हमने बेटर प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं है कि हमारी परंपरा खराब है, समझ रहे हैं? ये तो डाइवर्सिटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक बहुत ही पतली लाइन होती है भेदभाव और विविधता में, डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी में। तो ये तो है कि वहाँ कर्मा नृत्य है और यहाँ कर्मा नृत्य है और वहाँ डांडिया नृत्य है। नवरात्रि में सब लोग घूमते रहते हैं परी बन के, परा बन के, तो वहाँ की चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र हुई हैं। तो यानी कि सांस्कृतिक डेवलपमेंट का मतलब यह है कि कितना कोई समाज अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी नृत्य को और इत्यादि इन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन करेंगे, या इस अगर हमारी जो भाषा और बोली है अधिक व्याकरण की तरफ बढ़ेगी, व्यवस्थित तरीके की तरफ बढ़ेगी, परंपरा हमारा जो चला आ रहा है, उस परंपरा में कुछ खामियां भी होती हैं तो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, खामियां कम हैं। लेकिन अभी उस खामी को अगर हम लोग दूर नहीं करेंगे बदलते समय के अनुसार, तो हमारी परंपरा जल्दी ही मर जाएगी। उदाहरण के लिए है, आज दिवाली में पटाखे जलाने का क्या है, परंपरा सदियों से चलता आ रहा है। अभी ये विवाद का विषय है कि कब आया था फायर वायर, कब आया था, और फिर उसको अलग तरीके का विवाद खेलते रहते हैं लोग यूट्यूब में। लेकिन आज एक दिन, दिवाली के दिन तो पटाखे नहीं जल रहे हैं, जब शादी हो रहा है तब, आजकल तो बर्थडे में भी वो जलता है। बोलिए, भारत मैच जीत रहा है तब जल रहा है, बच्चा पैदा हो गया तब जल रहा है, कुछ नहीं है तो बच्चे को कहीं से पुराना पटाखा मिल गया तो वो जाके जला रहा है। और जब ऐसी गतिविधि हमें नुकसान पहुंचा रही, जाकर दिल्ली में उन बच्चों का सोचिए जिनका कोई योगदान ही नहीं है इस चीज़ में, छोटे छोटे बच्चे, उनका फेफड़े में वो सारे राख जा रहे हैं, उनका लंग्स की बीमारी हो रही है। गंगा नदी में उतनी मूर्तियां बहा दी जाती हैं, उसको पूजते हैं एक तरफ उसी का विनाश कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कुछ नकारात्मक, परंपरा में बहुत सारी नकारात्मक रहती हैं, तो उनको दूर करना और सकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा देना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परंपरागत विकास कहेंगे, या परंपरा का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। इसी तरीके से हमारे परंपरा में कई प्रकार के महिलाओं के प्रति भी सोच अजीब सी है, समझ रहे हो? अभी तो मैं अपने घर के लिए प्लान बनवाया आर्किटेक्चर का, तो पूरा प्लान मैंने यहाँ से बनवाया, घर भेजा, दादाजी आ गए, नहीं यहाँ से महिला आएंगी तो सब देखेंगे ये यहाँ पूरा, फिर वो पूरा बदल गया, फिर वो गाँव जैसा ही घर बन गया, पूरी वैज्ञानिकता रह गई। वो सुप्रीम कोर्ट है, आखिरी निर्णय होता है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, ना ही बस एक ही तरीका है, पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं। तो ये 3 तरीके का डेवलपमेंट हम लोगों को करना है। तो यहाँ अभी ग्रामीण विकास का मतलब क्या हो जाएगा? ये 3 कारक देखे तो ग्रामीण विकास का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के काया पलट की रणनीति को ही क्या कहते हैं हम लोग? ग्रामीण विकास। डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं, तो डेफिनेशन क्या होगा कि यह एक रणनीति है। इस रणनीति मतलब ऐसा करेंगे, पद्धति कह सकते हैं या प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ग्रामीण विकास एक रणनीति है या एक पद्धति है या एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो ग्रामीण गरीबों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, समझ रहे हैं? और इसी को ही कहा जाता है समग्र ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट। संकुचित तरीके पे नहीं देखना है, क्योंकि लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि कृषि का विकास ही क्या है? ग्रामीण विकास है। आपके भी दिमाग में होगा कि लोगों का आर्थिक स्थिति बेहतर कर दो तो उसे क्या कह देंगे? विकास कह देंगे। नहीं,
साथ में उनका बोली, भाषा, अंधविश्वास, लिंग समानता, जाति समानता, ये सब भी आना चाहिए। तो इसको, इन सबको शामिल करना हम लोग भूल जाते हैं, और जब इन सबको शामिल करना भूल जाते हैं तो परिभाषा वहीं से हमारी संकुचित होनी शुरू हो जाती है। तो समग्र ग्रामीण विकास का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का काया पलट करना। ठीक, तो इसको लिखिए, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ तक की बातें स्पष्ट है? तीनों कारक आज बता लोगे? क्योंकि देखिए अभी जो भी स्कीम्स आएगा बच्चों, स्कीम्स पढ़ोगे वो सब इन्हीं कारकों को रहेगा, इन्हीं कारकों को दूर करने के लिए रहेगा। तो एक ढांचा हमारे मस्तिष्क में बनना रहना चाहिए तब। हाँ, और नीचे करें, यहाँ पर चुनौतियां से एक बात और हम कह देते हैं कि देखिए सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस का जो आकार है वो परिपक्व अवस्था में है। तो अगर आप सिर्फ रटने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको बहुत कठिनाई और चुनौती आएगी। रटने का मतलब क्या है? हम लोग तथ्यों को अपने दिमाग में भरते जाते हैं। अगर एक बैग में सामानों को बिना तय किए, बिना उनका जगह निर्धारित करे ऐसे ही डाल दिया जाए, कभी कभी डाल देते हैं, और जब निकालते हैं सामानों को तो निकालते कुछ और है, निकल कुछ और जाता है। ठीक ऐसा परीक्षा में भी होता है। तथ्यों को जहां तहां दिमाग में भर लेते हैं, निकालने जाते हैं, प्रश्न में कुछ और निकल जाता है कुछ और, परिणाम क्या होता है? प्रश्न हो जाता है गलत। लेकिन अगर आप उसी बैग में फोल्ड करके सही जगह पर सही स्थान रखते हैं तो जो निकालोगे वही निकलता है। और दूसरी बात, ज़्यादा सामान आता है, और जब अलग थलग भरते हो तो ज़्यादा सामान आता है क्या? तो वैसा ही हमारा मस्तिष्क है। अगर तथ्यों को अनचाहे रूप से जहां तहां भरोगे तो दिमाग की सीमा हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं भर पाओगे। लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से भर रहे हो तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इसका कोई आकार नहीं है, जितना भरोगे उतना जाएगा, कभी फूल नहीं होने वाला है ये। लेकिन कैसा करना होगा? सही जगह पर। इसीलिए कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब ही क्या होता है? आपका नींव बनाना, और नींव के ऊपर फिर आप जितनी इमारत खड़ा कर सकते हो करिए, लेकिन मजबूत क्या होना? नींव। नींव मजबूत नहीं रहेगा तो आपका छोटी इमारत भी जल्दी ही ढह जाती है। समझ रहे हैं? तो अभी जो एक दो क्लास होगी वो मुख्यतः नींव बनाने पर होगी, ताकि आगे की जो योजना है उनको आप जल्दी तरीके से आत्मसात कर पाएं। ठीक, लिख लिए, ऊपर करें। सामाजिक विकास, हाँ। अब आप दोनों तरीके से आप बोलिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जातिगत असमानता व्याप्त है तो इसको कम करने की कोशिश है, करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति समानता को ऊपर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। समानता होगा तो उसको बेहतर कराओगे ना, असमानता को कहाँ लाओगे? नीचे लाओगे। और जाति व्यवस्था से आप सभी वाकिफ होंगे, कितना कठोर व्यवस्था है। बोलिए, कोई तो बोले मैं युद्ध लड़ लूँ, युद्ध लड़ लेगा, बोले कि इंटरकास्ट मैरिज कर लोगे, हाथ जोड़ लेगा, भाई नहीं करना मेरे को, जाके युद्ध लड़ लूंगा मैं, लेकिन ये नहीं करूंगा। लेकिन युद्ध लड़ने से भी कठिन कार्य क्या है? तो परीक्षा निकालना। कभी कभी तो लगता है पढ़ते रहो, अकबर बाबर को तो लगता है ये लड़ लेता तो जीत जाता, पेपर निकालने से आसान है युद्ध लड़ लेना। ऐसा मानव का प्रकृति है, दूसरे का काम आसान लगता है, अपना काम कठिन ही लगता है। इसीलिए लोग कहते रहते तेरे तो मजे हैं भाई। हो गया? तो चलिए परिभाषा को आते हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास से पहले एक विशेषण जोड़ना, समग्र ग्रामीण विकास।
अब भाई विकास करना है तो शक्तिशाली को शक्ति बनाने से तो कोई काम है, कोई लाभ तो है नहीं। तो अभी ये जो भी गतिविधि करेंगे आर्थिक सामाजिक ऊपर लेके जाएंगे तो ये ज़्यादातर संबंध किससे रहेंगे? तो गरीबों से। बोलो। बोलिए, डिफिनेशन इजी है, अब कर लोगे कंस्ट्रक्ट। तो जब भी सोचना रूरल डेवलपमेंट का तो क्या सोचोगे? जो रूरल पुअर पीपल हैं उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है, और इन्हीं सारी गतिविधियों को सरकार करना चाहती है। तो अनेक सारे इंस्टीट्यूशन, अनेक सारे कर्मचारी बनाए गए हैं इन्हीं गतिविधियों को संपादित करने के लिए। उसी को हम लोगों को पढ़ना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कौन सी सरकार की पॉलिसी है, सरकार की कौन सी स्कीम्स हैं, और उस स्कीम्स के लाभार्थी कौन है जो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो लिखो जरा। लिख लिए क्या? हाँ, ताम्रपत्र रेडी करने में बहुत जल्दी रहती। तो चलिए थोड़ा अब इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यानी अगर इसको और थोड़ा संक्षेप में कहना चाहें तो यानी कि लोगों के जीवन गुणवत्ता में क्या होना? बढ़ोतरी होना। लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। वही मतलब हुआ इसका। तो अगर आज के बाद अगर आप सुनते हैं कि अगर किसी का हायर लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब उसका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट क्या है? ज़्यादा है। ठीक। और अगर इस विकास की विशेष, अगर इस परिभाषा को थोड़ा और गहराई में जाएं तो ग्रामीण विकास में, ग्रामीण विकास के केंद्र में रहता है अंत्योदय की भावना। ग्रामीण विकास के केंद्र में रहता है अंत्योदय की भावना। क्या है अंत्योदय? अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। अगर पंक्ति में, अगर हम लोग एक पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का अगर डेवलपमेंट कर लेते हैं ना, तो यानी उन सबका तो डेवलपमेंट हो ही गया होगा। तो गवर्नमेंट यह कोशिश करती है हर स्कीम में कि जो आखिरी व्यक्ति है, जो सबसे दुर्बल है, जो सबसे कमजोर है, मेरे को उसका विकास करना। अगर उसका विकास लेके चलूंगा तो बाकी लोग का हो ही जाएगा। जैसे हम लोग सोचते हैं 60% ले आएंगे तो गिर हो पर के जैसे तैसे 50 तक पहुंच जाते हैं, या 70 का टारगेट लेते हैं तो 60 तक। तो ऐसी सरकार क्या टारगेट लेती है? अंतिम तक का। अंतिम तक का टारगेट लूंगा तो मैं कम से कम अंतिम तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। अगर मैं इधर को ही ले लिया तो अंतिम तक तो पहुंचने की दूर की ही बात है। समझ रहे हो? तो ग्रामीण हर स्कीम में सरकार क्या सोचती है कि मुझे कहां पहुंचना है? तो अंत्योदय, यानी कि अंतिम व्यक्ति का क्या करना है? विकास करना है। तो आप लोग लिखेंगे कि अंत्योदय का मतलब क्या है? पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का, खड़े आखिरी व्यक्ति का विकास। बोलो। हाँ, अभी विकास नहीं, क्या क्या विकास? आर्थिक एवं, इसी को तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। बोलिए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक एवं सामाजिक विकास।
हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी जब भी ग्रामीण विकास की गतिविधियां संचालित की जाएंगी, एक्टिविटी की जाएगा, यानी स्कीम्स चलाया जाएगा, तो उसके टारगेट में कौन रहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी बताया कि कहाँ ध्यान देना है, तो ग्रामीण गरीबों पर। तो अभी हम लोग को उसी ग्रामीण गरीबों को ही क्या कहा जा रहा है? लक्षित समूह की टारगेट कौन है, किसका आर्थिक विकास करना है मुझे। तो लक्षित समूह मतलब समझ गए मैं क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि टारगेट क्या है। तो टारगेट कौन कौन होते हैं? ग्रामीण गरीब, बताओ कौन कौन होते हैं ग्रामीण गरीब? चलो मैं बताता हूं। लघु एवं सीमांत किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वह किसान जिसके पास 0 से लेकर 1 हेक्टेयर तक की जमीन है, वो कैसा कहलाएगा? और जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, वो क्या कहलाएगा? और 1 हेक्टेयर में होता है 2.5 एकड़। तो इसको दूसरे तरीके से, अगर 0 से 2.5 एकड़ वाले जमीन को और 2.5 से 5 वाले को लघु किसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सभी किसान नहीं, मध्यम किसान नहीं, अर्ध मध्यम किसान नहीं, वो सक्षम है। कमजोर कौन है? तो ये लघु एवं सीमांत किसान। तो मदद हमको ज्यादा किसका करना है? तो लघु एवं सीमांत किसान का। और छत्तीसगढ़ की 75% से ज्यादा किसान क्या है? तो किसान है। बड़ा ही एक विचित्र स्थिति हम कभी आपको बताएंगे। एक अजीब तरीके का छल छलावा चल रहा है और अंग्रेजों ने क्रिएट किया है ये सभी चीजें। दूसरा बात क्या है? तो भूमिहीन श्रमिक। अब भूमिहीन है तो किसान तो होगा नहीं, भूमिहीन या तो किसी से किराए पे लेके करे, बोलो तो ज्यादातर वो क्या काम करता है? अभी भी गांव में कुछ ऐसा परिवार होता है जिनके पास कोई भी जमीन, और वो सबसे वल्नरेबल है, सबसे अधिक सुभेद्य है वही। इसीलिए छत्तीसगढ़ में क्या चल रही है? मुख्यमंत्री भूमि वाला, राजीव गांधी वाला भूमिहीन श्रमिक योजना चल रही है कि नहीं? भारत सरकार की भी चल रही है, बोलो। तो ये जो लैंडलेस लेबर हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, ये हमेशा से उपेक्षित रहे हैं, इनका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि सरकार अब इनके मदद के लिए आगे आ रही है। चले आगे। कुछ कलाकार होते हैं गांव में, वो भी सुभद्य होते हैं। कलाकार का मतलब क्या? लोहार। कलाकार सोचे होंगे क्या? नृत्य करने वाला, गीत गाने वाला। लोहार बोलिए? नाई, धोबी। और हालांकि हिंदू धर्म के पुरोहित तो काफी अमीर मालदार होते हैं, ब्राह्मण लोग, हिंदू धर्म के पुरोहित लोग। इसीलिए देखोगे हर पुरोहित का पेट आगे रहता है, क्योंकि मस्त बैठे बैठे सारा काम होता है उसका, कोई टेंशन वाला काम रहता नहीं है। चारों तरफ पंखा रहते हैं और किताबों में लिखी गई बातों को बोलना है बस, ठीक। धोबी और जनजातियों का पुरोहित वर्ग, बैगा, ठीक। और कुछ बताओगे? कुछ कलाकार भी होते हैं, नृत्य वाले, इनको भी ज्यादा काम नहीं रहता है। कभी कभी रामायण करने वाले नहीं आएंगे इसमें। रामायण करने कब जाते हैं? जब खेती का काम शिथिल हो जाता है, जब ज्यादा काम नहीं रहता है। तो चलो चलते हैं। अभी रामायण में जब रामायण में जब रामलीला जब बचपन में आता था तो रात को देखते थे कि रावण और राम लड़ रहे हैं, देखते तो सुबह वही दोनों ताश खेल रहे होते हैं और मंदोदरी हिसाब मांग रही होती है, जैसा कि मांगते ही औरत हर पुरुष से। तो ये लिखिए आप लोग, लक्षित समूह समझ गए कौन रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में? लघु एवं सीमांत किसान होंगे, लैंडलेस लेबर होंगे, और लोहार, जो अभी कृषि उपकरण तो अब तो बाजारों में मिलने लगी है, अब तो ज्यादा जरूरत भी नहीं होती ट्रैक्टर के आने से। लेकिन पहले जो हल का जो फाल होता था, हल का फाल, अभी एक बार बाजार से भी ले आओ तो अब उसको, अभी लोहा है या कोई भी चीज हो, अगर उसको लगातार अपने में परिवर्तन करना है, अगर अपने आप को शार्प रखना है, तो लगातार उसकी मरम्मत की
जरूरत पड़ती। आदमी भी तभी साफ बनता है जब वो घिसता है। तो एक बार ऐसा नहीं फाल ले आए तो हो गया, क्योंकि अभी जब वो फाल हल चलेगा, जो हल होता है उसमें होता है सॉल्ट, तो उस लोहे में क्या लगता रहता है, जंग। तो हर कृषि वर्ष में उसका क्या करने की जरूरत पड़ती है, मरम्मत। और मरम्मत कौन करते हैं गाँव में, तो लोहार करते हैं। समझ रहे हैं। नाई का तो जान ही रहे हैं आप लोग, अगर नाई के पास जमीन ना हो तो उसका जीना दूभर हो जाएगा। अभी तो चलो गांव में तो नाई पैसा लेता है, हम लोग के समय में तो जो नाई होता था, अभी भी मेरे गांव में जो परंपरागत नाई है हम लोगों का, जो पूजा पाठ में भी नाई आते रहते हैं, तो अभी जो परंपरागत होता ही है गाँव में, तो अभी भी वो क्या सिस्टम है, तो एक्सचेंज सिस्टम है। हम लोग उसको क्या देते हैं, धान देते हैं, बदले में वो अपनी सर्विस देता है बाल काटने का। आगे क्या है, धोबी के साथ भी ऐसा ही है। बोलो, बैगा के इन लोग थोड़ा चावल के साथ और थोड़ा सा मुर्गी उर्गी भी ले लेते हैं, अपना अपना है, लोकतांत्रिक देश है। और नृत्य करने वालों का भी नाटक या रंगकर्मी, इन सब की जगह क्या आ जाएगा, तो रंगकर्मी, यानी जो रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, क्या हो जाएगा, रंगकर्मी। तो ये इसके क्या हो गए, टारगेटेड, हाँ, लाभार्थी हो गए। और जब भी ग्रामीण विकास किया जाएगा तो हमारे लाभार्थी कौन होंगे, तो इन्हीं लोग होंगे। ठीक, तो चले अभी, अब आज के लिए काफी समय हो गया। बीच में कुछ डिसरप्ट हुआ था क्या? ठीक है। वैसे क्लास कितने बजे से रहेगी? पहली क्लास 11 बजे से 12, फिर 12 बजे मैं आऊँगा। ठीक है, अच्छा वो बता दिए। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और जैसे ही जैसे एक टॉपिक खत्म होगा हम लोगों का, ग्रामीण विकास या मनरेगा, आगे जाकर, अभी तो ग्रामीण विकास के डेफिनेशन को समझ रहे हैं, 1:30 बज गया है, भूख की कमी और ऊर्जा की कमी से जूझ भी रहे होंगे, तो इसीलिए वो जरूरी है। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा कल क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे भारत में अप्रोच क्या रहा हुआ है। समझ रहे हैं, किस तरीके से अप्रोच किया गया है, पंडित नेहरू ने कैसे समझा था ग्रामीण विकास को। ठीक, और क्योंकि तभी हम लोगों को मनरेगा समझ में आएगा। समझ रहे हैं। तो जो बड़े योजना है पहले हम लोग उसको देखेंगे, फिर छोटे छोटे राजीव गांधी किसान योजना को बाद में देखेंगे। ठीक, मनरेगा क्या है, बड़ा पार्ट है, मनरेगा दोनों में आएगा, आजीविका में भी है और ग्रामीण विकास में भी है। समझ रहे हैं। तो कॉम्बो वाला पैकेज है ये।